सिनेमा की दुनिया में ना हम अक्सर दो शब्द सुनते हैं, स्टार और अभिनेता। स्टार तो वो है जिसकी अपनी एक पहचान होती है, एक एक अंदाज होता है। हाँ, जिसे देखने के लिए लोग जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक अभिनेता, हाँ, एक महान अभिनेता वो है जो जो किरदार में ऐसे भूल जाए कि हम उसे भूल ही जाएं। सिर्फ किरदार याद रह जाता है। हाँ, वो हर फिल्म में एक नया इंसान बन जाता है। तो आज हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो एक ऐसे ही कलाकार की कहानी कहते हैं जो स्टारडम से कहीं ज्यादा बड़े थे। वो एक मुकम्मल अभिनेता थे। संजीव कुमार। तो आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय सिनेमा के इस दिग्गज को एक किंवदंती क्यों माना जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि हमारे हाथ लगे इस सारांश की पहली ही लाइन, हाँ। पहली ही पंक्ति उन्हें भारतीय सिनेमा के बेहतरीन और सबसे बहुमुखी अभिनेताओं में से एक कहती है। ये बहुत बहुत वजनी शब्द हैं। बहुत वजनी। तो आज की हमारी जो बातचीत है वो इसी एक वाक्य की गहराई को नापने की कोशिश करेगी। हम इस सारांश के नक्शे पर चलेंगे। देखेंगे कि हरिहर जेठालाल जरीवाला नाम का एक नौजवान कैसे संजीव कुमार बना, वो कौन सी भट्टी थी जिसमें तपकर उनका हुनर कुंदन बना, और वो कौन सी विरासत है जो आज भी रोशन है। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं उनकी पहचान से। जैसा कि आपने कहा, उनका असली नाम था हरिहर जेठालाल जरीवाला। जी। जन्म 9 जुलाई 1938। लेकिन उनके नाम से ज्यादा जरूरी है वो जगह जहां से उन्होंने शुरुआत की। हमारे नोट्स में इस बात पर खास जोर दिया गया है कि वो थिएटर से आए थे। हाँ। इसे उनकी मजबूत अभिनय नींव कहा गया है। मुझे लगता है ये सिर्फ एक तथ्य नहीं है, ये उनकी कला का शायद राज है। आप इसे राज कह सकते हैं, मैं तो इसे उनका गुप्त हथियार कहूंगी। अच्छा। देखिए, यही वो चीज है जिसने उन्हें अपने दौर के कई बड़े सितारों से अलग किया। उस दौर में जब कई सितारे सिर्फ अपने अंदाज पर, अपने लुक्स पर निर्भर थे, संजीव कुमार किरदार की रूह लेकर आते थे। जो उन्होंने थिएटर में सीखी थी। हाँ, जो उन्होंने मंच पर सीखी थी। थिएटर एक ऐसी पाठशाला है जहाँ कोई रीटेक नहीं होता। आपको अपनी आवाज, अपने शरीर, अपनी भावनाओं पर, वो भी एक लाइव ऑडियंस के सामने पूरा नियंत्रण रखना पड़ता है। मतलब ये कि जब दूसरे एक्टर्स कैमरे के लिए एक्ट कर रहे थे, वो अपने थिएटर के अनुभव की वजह से किरदार को जी रहे थे। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। कैमरा झूठ पकड़ लेता है, लेकिन जो अभिनय अंदर से आता है वो हमेशा सच्चा लगता है। और यही वजह है कि सारांश में इस बात का जिक्र है कि उनके अभिनय में स्वाभाविक अभिनय और भावनात्मक गहराई थी। नेचुरल एक्टिंग। उनका अभिनय बनावटी नहीं लगता था। इसी वजह से जब उन्होंने 1960 के दशक में बॉलीवुड में कदम रखा तो उन्हें बहुत जल्द ऐसी भूमिकाएं मिलने लगीं जिनमें परिपक्वता और यथार्थवाद की जरूरत थी। अच्छा। उन्हें वो किरदार दिए गए जो सिर्फ नाच गाने या स्टाइल पर नहीं, बल्कि अभिनय की गहरी समझ पर टिके थे। वो पर्दे पर हीरो नहीं लगते थे, एक इंसान लगते थे। हाँ, एक इंसान लगते थे, अपनी सारी कमियों और खूबियों के साथ। और शायद इसी यथार्थवाद ने उन्हें वो करने की आजादी दी जो बहुत कम अभिनेता कर पाते हैं, अपनी उम्र से बड़े किरदार निभाना। हाँ। उन्होंने कई फिल्मों में अधेड़ या बूढ़े व्यक्ति के किरदार निभाए जब वो खुद जवान थे। और ये आत्मविश्वास वहीं से आता है जब आपको पता हो कि आप मेकअप पर नहीं, अपने अभिनय पर निर्भर हैं। सही कहा। और ये हमें उनके करियर के सबसे फैसिनेटिंग पहलू पर लाता है, जिसके लिए ये सारांश बहुमुखी या वर्सिटाइल शब्द का इस्तेमाल करता है। हाँ। ये शब्द जैसे उनके लिए ही बना था। इस सारांश में कुछ फिल्मों के नाम भी दिए गए हैं, आंधी, शोले, कोशिश, अंगूर, त्रिशूल। हाँ, अंगूर और त्रिशूल। अब ये लिस्ट ये अपने आप में हैरान करने वाली है। मतलब ये ऐसा है जैसे आप कह रहे हो कि एक ही शेफ दुनिया की सबसे तीखी करी भी बना सकता है और सबसे मीठी मिठाई भी, और दोनों का स्वाद लाजवाब है। बिल्कुल। बहुत बढ़िया उपमाएं। चलिए इससे थोड़ा और खोलते हैं। कोशिश को ही लीजिए। इसमें उन्होंने एक मूक बधिर व्यक्ति का किरदार निभाया। अब यहाँ चुनौती सिर्फ संवाद न बोलना नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। चुनौती थी उस चुप्पी को भावनाओं से भरना, बिना शब्दों के एक पूरे जीवन का सुख, दुख, उम्मीद और निराशा दिखाना। उनकी सिर्फ आंखों से और कंधों के झुकाव से ही आप किरदार की आधी कहानी समझ जाती थी। वो सीन याद है जब वो अपनी पत्नी के साथ इशारों में लड़ते हैं? हाँ, या जब वो अपने बच्चे के रोने की आवाज को सुनने की कोशिश करते हैं। वो अभिनय का एक मास्टर क्लास है। और फिर इस गहन अनुभव से निकलकर दर्शक देखता है अंगूर। बिल्कुल उल्टा। बिल्कुल। जहाँ दो हमशक्ल हैं और गलत फहमियों का ऐसा जाल है
कि आपका हंस-हंस कर पेट दुख जाए। और अंगूर की कॉमेडी वो थप्पड़-मार कॉमेडी नहीं है। नहीं। वो हालात से पैदा हुई कॉमेडी है। हाँ, और संजीव कुमार का किरदार अशोक उस कन्फ्यूजन के केंद्र में है। उनके चेहरे पर वो घबराहट, वो हैरानी, वो पूरी तरह से स्वाभाविक लगती है। और यही तो विरोधाभास है जो उन्हें महान बनाता है। एक तरफ कोशिश का वो भारीपन और दूसरी तरफ अंगूर का वो हल्कापन, और फिर इन दोनों के बीच में खड़ा है शोले का ठाकुर बलदेव सिंह। ठाकुर, एक ऐसा किरदार जिसके हाथ नहीं है। सोचिए, एक अभिनेता के दो सबसे बड़े हथियार उससे छीन लिए गए हैं। अब उसके पास सिर्फ उसकी आंखें हैं, उसकी आवाज है और उसका ठहराव है। सही। ठाकुर का गुस्सा चीखने में नहीं है, उसकी शांत स्थिर आंखों में है। उसका दर्द उसके डायलॉग में नहीं, उसकी खामोशी में है। तो ये सिर्फ अलग-अलग तरह की भूमिकाएं करना नहीं था। नहीं। ये तो अभिनय के अलग-अलग औजारों में महारत हासिल करने जैसा था। कोशिश में शरीर की भाषा, अंगूर में कॉमिक टाइमिंग और शोले में आवाज और आंखों का इस्तेमाल। हाँ, इस सारांश का ये कहना बिल्कुल सही है कि उनकी अविश्वसनीय क्षमता थी। और एक लाइन जो यहाँ लिखी है वो सब कुछ कह देती है। कौन सी? वो दर्शकों को हंसा, रुला और सोचने पर मजबूर कर सकते थे। किसी भी कलाकार के लिए ये 3 उपलब्धियां पाना ही मतलब सब कुछ है। हंसाना सबसे मुश्किल कामों में से है। बहुत मुश्किल। रुलाना यानी दर्शक को किरदार के दर्द से जोड़ना, ये भावनात्मक गहराई की मांग करता है। और सोचने पर मजबूर करना, ये तब होता है जब आपका किरदार फिल्म खत्म होने के बाद भी दर्शक के साथ घर जाता है। ठाकुर बलदेव सिंह आज भी हमारे जहन में जिंदा है। बिल्कुल। यही एक अच्छे अभिनेता को एक महान अभिनेता से अलग करता है। और इस अविश्वसनीय रेंज को सिर्फ दर्शकों ने ही नहीं पहचाना, है ना? नहीं, देश के सबसे बड़े सम्मानों ने भी इस पर अपनी मोहर लगाई। हाँ, और यहाँ हमारे नोट्स एक बहुत अहम जानकारी देते हैं। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए दो बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2 बार? पहली बार दस्तक के लिए 1970 में और दूसरी बार कोशिश के लिए 1972 में। कोशिश का जिक्र तो हमने अभी किया ही, जो वाकई सम्मान की हकदार थी। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि 1970s के दशक की शुरुआत में राष्ट्रीय पुरस्कार जीतना आज के दौर के किसी अवार्ड शो जैसा नहीं था। ये कला की सबसे बड़ी कसौटी मानी जाती थी। अच्छा। दस्तक और कोशिश जैसी फिल्में कमर्शियल फॉर्मूले से बिल्कुल अलग थीं। ये कलात्मक सिनेमा था। तो इन पुरस्कारों ने ये साबित कर दिया कि संजीव कुमार सिर्फ एक स्टार नहीं बल्कि एक अभिनेता थे जो सिनेमा को एक कला के रूप में देखते थे। ये महज एक ट्रॉफी नहीं थी, ये उनकी अद्वितीय प्रतिभा का आधिकारिक सम्मान था। तो ये पुरस्कार एक तरह का बयान थे। सही कहा। ये सिर्फ संजीव कुमार के लिए नहीं बल्कि उस तरह के सिनेमा के लिए भी एक सम्मान थे जो कहानी और अभिनय को प्राथमिकता देता है। और जब किसी कलाकार को दर्शकों का प्यार और आलोचकों का सम्मान दोनों मिल जाए तो वो किंवदंती बन जाते हैं। सही। लेकिन हर किंवदंती की कहानी में अक्सर एक दुखद मोड़ भी होता है। और वो मोड़ उनकी जिंदगी में बहुत जल्दी आ गया। सारांश हमें बताता है कि 6 नवंबर 1985 को उनका निधन हो गया। और इस बात पर जोर दिया गया है कि ये कम उम्र में हुआ। वो सिर्फ 47 साल के थे। सिर्फ 47। ये सोचना भी मुश्किल है कि अगर उन्हें और वक्त मिलता तो वो भारतीय सिनेमा को और कितने यादगार किरदार दे जाते। ये एक ऐसा खालीपन है जो कभी नहीं भर सकता। ये भारतीय सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी। एक ऐसा कलाकार जो अपने हुनर के शिखर पर था, उसका यूं चले जाना। लेकिन यहीं से विरासत या लेगेसी की बात शुरू होती है। उनका जीवन भले ही 47 साल का था, पर उनकी कला का जीवन अनंत है। बिल्कुल। इस सारांश में एक बहुत खूबसूरत बात लिखी है। उनकी विरासत आने वाले पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। जी। आज भी जब कोई नया अभिनेता यथार्थवादी अभिनय की बात करता है, किरदारों में ढल जाने की बात करता है, तो संजीव कुमार का नाम एक बेंचमार्क की तरह लिया जाता है, एक मानक की तरह। हाँ, वो अभिनय का एक स्कूल बन गए। और मैं यहाँ इस सारांश के आखिरी वाक्य पर सबका ध्यान खींचना चाहूंगी, जो शायद इस पूरी बातचीत का सार है। क्या है वो? संजीव कुमार वह अभिनेता जो अपने किरदारों के माध्यम से जीवित रहा। वाह! इस लाइन पर जरा रुककर सोचिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कलाकार चला जाता है लेकिन उसकी कला वो अमर हो जाती है।
संजीव कुमार का शरीर 1985 में हमें छोड़कर चला गया, लेकिन शोले का ठाकुर, आंधी का जेके, कोशिश का हरिचरण माथुर और अंगूर के दोनों अशोक वो आज भी हमारे बीच हैं। वो हमारे स्क्रीन पर हमारी यादों में जिंदा हैं। उनका जीवन उनकी बायोलॉजिकल उम्र तक सीमित नहीं रहा। चमक दमक का नाम नहीं है, ये गहरी मानवीय भावनाओं को समझने और महसूस करने का एक जरिया भी है। यही उनकी असली स्थायी विरासत है। तो आज इस चर्चा में हमने हरिहर जेठालाल जरीवाला के संजीव कुमार बनने के सफर को देखा। हमने समझा कि कैसे थिएटर की जमीन ने उनके अभिनय के पेड़ को उसे इतनी मजबूती दी। हमने उनकी अविश्वसनीय रेंज को कोशिश के सन्नाटे से लेकर अंगूर के कहकहों तक महसूस किया। हमने उनके राष्ट्रीय पुरस्कारों के महत्व को समझा, जो उनकी कलात्मक श्रेष्ठता का प्रमाण थे। और आखिर में हमने उस विरासत की बात की जो उन्हें आज भी हमारे बीच जिंदा रखती है। और इस बातचीत को खत्म करते हुए मैं एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ जो इसी सारांश से पैदा होता है। जरूर। ये कहता है कि संजीव कुमार अपने किरदारों के जरिए जिंदा है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। आज के सोशल मीडिया के दौर में जब हर कलाकार, हर इंसान अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाने में लगा है, एक खास पहचान बनाने की होड़ है। हाँ, उस होड़ में तब संजीव कुमार की विरासत हमें क्या सिखाती है? क्या सबसे बड़ी पहचान यही है कि आपकी कोई एक पहचान ना हो? वाह! क्या एक कलाकार की सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि वो पर्दे पर पूरी तरह से गायब हो सके?